मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीनों जगह मोदी जी बिल्कुल खरे उतरे हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी में बीजेपी के हर आदमी का सबका विकास उन्होंने किया है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के हर आदमी का विश्वास जीता है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के हर आदमी के भरोसे के साथ में उनका विकास किया है। तो और क्या चाहिए? वाह वाह मोदी जी। डॉक्टर एस.एन. गौतम जी, देखा जाए तो समाज सेवी तो खैर बहुत बड़े हैं, इसके साथ साथ राजनीतिक भी है। और राजनीतिक माहौल की अगर गर्मी की बात की जाए, 2022 चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के श्रेष्ठ नेतृत्व की बात करूंगा, कहीं ना कहीं मंदिरों पे धक्के खा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे गौतम जी, बताइए। देखिए, शुरुआत तो हमारे पहले सबको जय भीम। और शुरुआत हमारे पीएम साहब कर ही चुके हैं कि अब वो मंदिर मस्जिद के और गुरुद्वारों के चक्कर काटने की जगह अब उन्होंने अपने आप को अब मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है। और मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि वाह वाह मोदी जी, आपने स्कूल तो न बनाए, आपने कोई इंस्टीट्यूट तो न बनाए, मंदिरों को ज़रूर अच्छे से अच्छा आप बना रहे हैं। और उन मंदिरों से किसको क्या मिलेगा? खास एक वर्ग के सिवा और किसी को कुछ नहीं मिलना है। और अनपढ़ और जो व्यक्ति अशिक्षित हैं वो लोग इसमें मूर्ख बनने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा आसान तरीका रहेगा। तो मोदी जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि पहले कहते थे ना कि घर घर मोदी, मैं कहता हूं वाह वाह मोदी जी, आपने तो जो कुछ कहा वो पूरा किया। जैसे मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीनों जगह मोदी जी बिल्कुल खरे उतरे हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी में बीजेपी के हर आदमी का सबका विकास उन्होंने किया है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के हर आदमी का विश्वास जीता है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के हर आदमी के भरोसे के साथ में उनका विकास किया है। तो और क्या चाहिए? वाह वाह मोदी जी। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर स्कूल बनेंगे तो अधिकारी पैदा होंगे और मंदिर बनेंगे तो भिखारी पैदा होंगे, क्या आपको नहीं लगता इस देश के प्रधानमंत्री जिनको यशस्वी कहा जा रहा है वो भिखारी बनाने की लाइन लगा रहे हैं? अरे देखिए, आप सिर्फ अपने को इस बात को कह के चुप मत हो जाइए, बल्कि ये सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के संविधान को किस तरह से बर्बाद करके जो हमें टेक्निकल एजुकेशन मिलनी चाहिए उन्हें अंधविश्वास उस पाखंड में घुमाकर हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। और उसकी हमने एक मस्ती देखी बनारस में, जब वो नदी के पानी में जिस तरह से छलांग लगा रहे थे, वो उनकी मौज और मस्ती का अनुकरण हो रहा था कि देश का प्रधानमंत्री जो कहता है मैं 18 घंटे सिर्फ काम में लगा रहता हूँ, इससे ज़्यादा अय्याश और इससे ज़्यादा देश को बर्बाद करने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं मिलेगा। आज जब देश गरीबी में गुजर रहा है तो मंदिर बन रहे हैं। आज देश जब गरीबी में गुजर रहा है तो उनके लिए स्पेशल प्लेन लाए जा रहे हैं, जबकि उन प्लेनों की कोई ज़रूरत नहीं, इन मंदिरों की वो ज़रूरत नहीं, जबकि स्कूलों की ज़रूरत है। लेकिन इस दुर्भाग्य कि हमने ऐसे मूर्ख लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है, जिन्हें किसी भी चीज़ की उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं है। दरअसल न तो आगे न पीछे पगा, न कोई औलाद है, न कोई घर की जिम्मेदारी है, और किस तरह से घर चलाया जाता है इसका कोई अनुभव भी नहीं है। उन्हें तो बस ऐश करना है और वो ऐश करने के लिए आए हुए हैं। रहा चुनाव, और चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए, चुनाव को कैसे विचलित किया जाए, तो उनके पास लोग हैं। लोगों को विपक्ष को इतना बांट दो, विपक्ष को इतना बांट दो कि संख्या ज़्यादा होते हुए भी वो एकजुट न हो पाए और आप अपने कम संख्या के बल पर भी अपने सत्ता में आ जाओ। सर, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। संविधान सरेआम जलाया जाता है। बाबा साहब ने 56 में कह दिया था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज भी पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। देखिए, बार बार आप गरीब लोगों की तरफ अंगुली मत उठाइए। अंगुली अगर उठाना है और संविधान का हिसाब पूछना है तो हर उस राजनीतिक पार्टी से पूछिए जो संविधान के नाम से चुन के आती है। देश के गलत लोगों को जज बनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वहाँ पर जब तक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक
का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, न्याय कभी मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस देश को संपूर्ण सामाजिक क्रांति की जरूरत है, संपूर्ण सामाजिक क्रांति की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। सर, बाबा साहब ने तो कहा था 10 और 20% की बात करी थी, लेकिन आज तो सैकड़ों में, हजारों में, डॉक्टर भी हजारों की तादाद में, वकील भी करोड़ों की तादाद के अंदर हैं और इंजीनियर भी करोड़ों की तादाद में। उसके बावजूद भी आज संविधान के साथ छल कपट हो रहा है। देखिए, लोगों की तो कहीं कहीं भूल रही ना सर। देखिए, संविधान को बचाने की पहली जिम्मेदारी जुडिशरी की है। अब जुडिशरी जब आंख बंद कर ले और कान बंद कर ले और न्याय देते समय जातिवादी हो जाए, धर्मवादी हो जाए, परिवारवादी हो जाए, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज इस देश में एक पुरजोर मांग होनी चाहिए कि भारत की जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जाति के अनुसार समाज को जो बांट के रखा गया है, उन्हीं के अनुपात में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने चाहिए। और फिर देखते हैं जजमेंट कैसे नहीं मिलता है। आज जज निर्णय लेता ही नहीं है। देखिए, जमानत तो जज से मिलती है, कानून का पालन जज से, न्यायपालिका से होता है, और वहाँ पर जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो बाइस्ड हैं, वो पहले से ही जातिवादी हैं, धर्मवादी हैं। आप कैसे न्याय पाओगे? जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने कहा था कि इस देश का ब्राह्मण न्याय नहीं हो सकता, उसको कभी भी न्याय सत्ता में नहीं लाना चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को ही जो जुडिशरी में लाने का काम किया। देखिए, 70 साल हो गए। आज 70 साल में देश क्यों नहीं बन पाया? ये देश इसलिए देश नहीं बन पाया कि यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, और जो 3% होते हुए 63% जो हैं, तो जो 60% जो राइट है, 60% जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की इंडस्ट्री जो 60% है, ये किसी ठाकुर की नहीं, बनिया की नहीं, किसी और की नहीं है। ये पूरी की पूरी अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का वो अधिकार है जो ब्राह्मणों ने अपने आपस में बांट के रखा हुआ है। और आज इस देश की सत्ता का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, इस सब में अगर कोई सबसे ज़्यादा सुखी है तो वो 2 वर्ग हैं, वो एक ब्राह्मण और एक वैश्य। ठाकुर, जिसे अपने आप को क्षत्रिय समझता है, उसके पास दरअसल देखा जाए कि उनके पास ज्ञान की कमी है। उनकी जो मानसिक हालत है हमारे गांव में रहने वाले लोगों के सामान्य ही है, किसान की तरह है, लेकिन वो ब्राह्मणों के बहकावे में आकर, बनियों के लालच में आकर के देश को बर्बाद करने वाली शक्तियों के साथ जुड़ के, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ जाए, गुंडागर्दी के लिए उनका उपयोग किया जाता है और माल खाने के लिए ब्राह्मण बनिया दोनों अपने आपस में बैठ करके मिलकर खा लेते हैं। और देश पूरी तरह आज जिस स्थिति में है, ये देश कभी देश बन ही नहीं सकता जब तक ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मणिज्म को ख़त्म करने के लिए ये जो हम लोगों के नारे लगते हैं, देखिए, मैं अब एक आपके प्रश्न से हटके आज के इस आयोजन पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन आयोजनों से एक मैसेज जाना चाहिए कि जो आर्थिक आज़ादी है, उसमें जो मार्केट है, उसमें जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हमारा SC और ST और OBC है, जिसकी संख्या 85% है। दुकान किसी की भी वहाँ पर हमारी 10% भी नहीं है। इसलिए यहाँ से मैसेज दिए जाएं कि जब भी आप कोई सामान खरीदो, कोई सा भी सामान खरीदो, वो किसान की, मजदूर की दुकान से खरीदो। जब आप अपने व्यक्ति की दुकान से खरीदेंगे तो आपका विकास होगा, आपके भाई का विकास होगा। लेकिन अगर आप बनिया की, ब्राह्मण की दुकान से खरीदोगे, वो आपका बुरा करने के लिए हर तरह का वो प्रयत्न करेंगे और उसी के लिए चंदा देंगे। तो क्यों नहीं हमें सोचना चाहिए, हमें आर्थिक तौर पर कि हमें अपना विकास करना है, इंडस्ट्री लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सोचना है। तो आखिर में चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है, सत्ता परिवर्तन का समय चल रहा है, 2022 नजदीक है, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, 5 राज्य में चुनाव है। क्या आप चाहते हैं कि इस फांसीवादी सरकार से मुक्ति मिले हर राज्य के अंदर और देश के अंदर? क्या कहेंगे? उसके लिए मैं एक ही कहूँगा, मैं वोटर से निवेदन करूँगा, नेता तुम्हारे ईमानदार नहीं है, नेता तुम्हारे को कोई भी अच्छा गाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नेता आपस में लड़के बीजेपी को जिताने के लिए कहीं ना कहीं से कोई फायदा ले रखे हैं। इन नेताओं से जोड़ना हाथ, और तुम्हें जो भी आदमी बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी अच्छा व्यक्ति मिले उसको झूठ के वोट देना, और उसके लिए जब वोट दे दोगे, सरकार किसी की भी बने, मैं समझता हूँ आज की तारीख में सरकार किसी की बने, बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, हिंदुत्व की सरकार नहीं बननी चाहिए। उसके लिए एक ही सबसे बड़ा वो है कि आप अपने तरफ से
नेता चुना हुआ नहीं होना चाहिए, बिका हुआ नेता नहीं होना चाहिए, आप स्पष्ट तौर पर कहिए। सर जब आप चुनाव हार जाते हैं तो फिर कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है और गलतियां आप लोग कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी बैलेट पेपर का मसला उठाया है सर? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आज की स्थिति में ईवीएम को ही आप चुनाव का मुद्दा मत मानिए। मैं कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव करवाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन राष्ट्रीय जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको बंद करके लोकल दीजिए ना सबको। जो राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है उसे खत्म करके लोकल हर एक को, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल आप अपने चुनाव चिन्ह दीजिए। देखते हैं फिर ईवीएम से कैसे इलेक्शन जीतते हैं। तो ईवीएम का तो रोल जो गलत है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले यूनिटी हो और हम इस पर एक बहुत बड़ा मंथन करें, ये ज़रूरी है। धन्यवाद।